जैसा कि आपने कहा कि परिवार है हिंदपीढ़ी घनी आबादी वाला है और मूलभूत जिस तरीके से बताया कि समस्याओं से जूझ रहा है, पानी की समस्या है, यहाँ पर हॉस्पिटल की बहुत जरूरत है, खेल कूद का भी हॉस्पिटल का बात है, भी नहीं है। देखिए स्वास्थ्य लॉकडाउन में जिस तरीके से परेशानियों का सामना किए हिंदपीढ़ी के खास लोग, रेड जोन में ये लोग तकलीफ का सामना किए, कहीं कुछ नहीं हो पा रहा था, कोई विधायक कोई मंत्री साथ नहीं दे पा रहा था, मगर आज से उम्मीद है आप लोगों की। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं कोई राजनीतिक बातें करने भी नहीं आई हूँ, मैं काम करने आई हूँ। 400 पार का लक्ष्य जो बोल रहे हैं, 400 पार उनका है, इस बार पार्लियामेंट पार होने वाला। संजय सेठ और सीपी सिंह जो है टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं। उनका वोट ही केंद्र में हम लोग को संविधान को बदलना से रोक सकता है और लोकतंत्र को खत्म होने से बचा सकता है। तो ये मुसलमान को देखना होगा, सोचना होगा कि जिस तरह मुसलमान हम लोग खाली आज गोश्त खा के, मछली खा के, अंडा खा के जो सोए रहते हैं, इसको छोड़ना होगा। बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है, किसी भी मुद्दा पे लड़ाई लड़ ही नहीं रहा, सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ाई लड़ रहा है। कहाँ से जीत पाएगा, लोग समझ चुके हैं। नया भारत टीवी 24 में आप सभी का स्वागत है। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी वार्ड नंबर 23 में आज कांग्रेस की रांची लोकसभा प्रत्याशी यशस्विनी सहाय का हिंदपीढ़ी की जनता ने किया भव्य स्वागत। आपको बता दें, खालिद उमर के नेतृत्व में आज प्रोग्राम को आयोजित किया गया। यशस्विनी सहाय ने कहा कि मुझे अगर लोकसभा का चुनाव जिता के लाते हैं, भारी मतों से मुझे विजय बनाते हैं और आपकी आवाज़ में पार्लियामेंट में उठा सकूं, तो एक बार मौका जरूर दें। हमारे बीच में है, हम सब उनका करते हैं और सोच करते हैं पूरे भाई बच्चों से जहांगीर भाई आपसे गुजारिश है और आप सभी से आग्रह गुजारिश है, कुछ कमी बेसी होगा आपसे गुजारिश है। स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच रांची महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे बड़े, मैं गुजारिश करूंगा, माला पहनाकर सम्मानित करेंगे। गद्दी पंचायत हिंदपीढ़ी प्रखंड के अध्यक्ष कांग्रेस को दरवाजा दरवाजे बड़े भाई केंद्रीय मंत्री हिंदपीढ़ी के गार्जियन जनाब श्री सुबोध कांत सहाय जी, हमारे बड़े भाई पप्पू गद्दी साहब को सम्मान। नाम इतनी लंबी लिस्ट है, सभी को नाम से जानता हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, नाम संक्षेप नहीं करवा तो पूरा हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने घंटों तक हमारा इंतजार किया। जरूरी है अगर यशस्विनी सहाय हिंदपीढ़ी में पहुंची हुई है, उनका भव्य स्वागत हो रहा है। हिंदपीढ़ी की क्षेत्र की जनता क्या कुछ कहेंगे, आज परिवार के बीच में है? जी बिल्कुल, हिंदपीढ़ी से मेरा बचपन का रिश्ता रहा है, पापा के साथ हमेशा आती रही हूँ। अब चुनाव के दौरान आई हूँ, प्रत्याशी के तौर पर आई हूँ, एक ऐसा अलग रोल निभा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बिल्कुल यहाँ यही कह सकती हूँ कि मैं यहाँ की जनता को बिल्कुल निराश नहीं करूंगी, आगे बढ़ के उनके लिए सेवा करना चाहती हूँ। देखिए बदलाव तो पूरे रांची में आप देख सकते हैं, बदलाव की हवा आ चुकी है। जहाँ भी जा रहे हैं आपको बताएं तो हमें लोगों तक मुद्दे भी नहीं लेके जाने पड़ते, लोग हम तक मुद्दे लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। ये है लोगों के अंदर की बात, क्योंकि 10 साल में जो लोगों ने विश्वास दिखाया है वो ठग गए हैं और उनका दिल टूटा है और ये बात दिख रही है सबको। आपको यशस्विनी जी शुरू से हिंदपीढ़ी में आ रही है, जैसा कि आपने कहा बचपन से आ रही है, हिंदपीढ़ी शुरू से ही मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा है। जी देखिए क्या है कि अगर आप सुविधा की बात करते हैं तो पूरे रांची में आपको बता दें तो बिल्कुल ऐसा है कि प्रगति और विकास की ज़रूरत है और मैं समझती हूँ कि हाँ हिंदपीढ़ी भी उनमें से एक जगह होगा जिसमें प्रगति और विकास की ज़रूरत है। पर मेरे पिता ने काफ़ी काम किया है यहाँ पर, यहाँ के आप कितने भी लोगों से पूछ लीजिए, मेरे पिताजी का जो
जो भूमिका रही है हिंद पीढ़ी में और हिंद पीढ़ी के एक एक घर के साथ जो रिश्ता है उसे आगे लेके जाने की ज़रूरत है। यहाँ के लोगों के लिए जो सुविधाओं की बात की आपने, मैं आगे लेकर जाऊंगी और मैं भी काम 10 करूंगी। साल में आप कह रही हैं कि हम लोग पीछे चले गए, वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग 70 साल में डुबा दिए पूरा भारत। वो लोग तो कहेंगे ही, तो उनके हिसाब से देश का जो इतिहास है, आज़ादी की जो लड़ाई है, ये सब तो हम कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि 70 साल में तो काम हुआ नहीं है। काम तो उनके हिसाब से 2014 के बाद ही हुआ है। जैसा कि आपने कहा कि परिवार है हिंद पीढ़ी घनी आबादी वाला है और मूलभूत जिस तरीके से बताया कि समस्याओं से जूझ रहा है, पानी की समस्या है, यहाँ पर हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत है, तमाम ऐसे है। तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी हिंद पीढ़ी के लिए क्या रहेगी? देखिए, पानी की जो समस्या है तो वो तो पूरे रांची में है, और अगर हिंद पीढ़ी में भी है तो वो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि पानी में क्या होता है कि अंडर वाटर जो पानी का लेवल होता है गर्मी में वो कम हो जाता है। तो उसका अब रांची भर में नगर निगम के साथ बैठकर आपको एक प्रॉपर रोड मैप और प्लान बनाने की ज़रूरत है। तो उस पर तो बिल्कुल काम होना चाहिए, उस पे तो काम करेंगे ही। और जैसे कि आपने कहा पानी एक हो गया, और दूसरा कौन सा समस्या आपने बोला? हॉस्पिटल का बात है। भी नहीं है। देखिए, स्वास्थ्य लॉकडाउन में जिस तरीके से परेशानियों का सामना किए हिंद पीढ़ी के खास लोग, रेड जोन में ये लोग तकलीफ का सामना किया, कहीं कुछ नहीं हो पा रहा था। चलिए, कोई विधायक कोई मंत्री साथ नहीं दे पा रहा था, मगर आज से उम्मीद है आप लोगों की। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं कोई राजनीतिक बातें करने भी नहीं आई हूँ, मैं काम करने आई हूँ, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस भी रहा है, मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, मैं एक वकील हूँ, मैं वकालत करती रही हूँ, मैं जानती हूँ कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है और स्वास्थ्य एक ह्यूमन राइट होता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो देश के हालात पहले ईमानदारी से कहा जाए तो पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ रही थी, अब आगे बढ़ के जनता चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। इंडिया गठबंधन के साथ 4 चरण के जो चुनाव हुए हैं, इसमें देशभक्त और अंधभक्त के बीच में चुनाव हुआ है। देशभक्त आज जीतने जा रहा है और अंधभक्त का जो वोटिंग परसेंटेज है वो घटता जा रहा है। यही फर्क आपको देखने को मिलेगा और निश्चित तौर पे एनडीए का जो सीट घटेगा और आने वाला 4 जून को इस देश में गांधी की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन। मोदी जी बोलते हैं विपक्ष के पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, और कहीं ना कहीं अगर आ भी जाते हैं लोग तो आपस में लड़ देंगे सरकार। 2000 की बात छोड़ दीजिए, उसके पहले भी डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी प्रधानमंत्री के चेहरा थे। सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, सोनिया गांधी ने कह दिया कि मैं नहीं बनूंगी और डॉक्टर बनूँ। वीपी सिंह प्रधानमंत्री के चेहरा थे, चंद्रशेखर थे, राजीव गांधी थे चेहरा, उनको 450 सीट मिला था। उन्होंने कभी संविधान बदलने की बात नहीं की थी, उन्होंने कहा कि इस देश के 1 रुपये में 4 आना लोगों के पास पहुंचता है, 75 पैसा नहीं। उसके लिए उन्होंने काम किया। तो यही फर्क है। 4 लाख वोट से कह रहे सेठ जी की जीतेंगे इस बार। कौन? संजय सेठ। संजय सेठ को उनको करना क्या है, वो तो मोदी जी के नाम पे लड़े थे, 7 लाख वोट आ गया, उसको खुद ही परेशान हो गया कि बाप इतना कहाँ से आ गया हमारा। और इस बार भी वही सोच रहे हैं, लेकिन इस बार मोदी जी का काठ का हाड़ी जल चुका है, वो नहीं दोबारा। एक और सवाल, क्या 400 पार का लक्ष्य जो बोल रहे हैं, 400 पार उनका है, इस बार पार्लियामेंट पार होने वाला। बहुत बढ़िया, बहुत खुशनुमा माहौल है, आप पीछे देख सकते हैं, भीड़ रुक ही नहीं रहा है। यहाँ सभी लोग, सभी पंचायत, सभी कमेटी और सभी नौजवान साथी लोग यहाँ पर अपने प्रत्याशी को देखने के लिए भीड़ उमड़ चुका है। हमको कहीं ना कहीं लगता है ये सारे लोग वोटर हैं और ये लोग 25 तारीख को निकल कर भारी मतों से विजय बनाने का काम करेंगे। हमेशा हिंदपीढ़ी अव्वल रहता है हर चीज़ में, और वोट देने में भी अव्वल रहेगा। यहाँ के नौजवान साथी, यहाँ के महिलाएं, प्यार है, बिल्कुल प्यार है। कहीं ना कहीं आप प्यार देखने को आपको झलक रहा है। राहुल गांधी का प्यार यहाँ भी है। आप तो कार्यकर्ता है ना सदा? मैं बिल्कुल, मैं कार्यकर्ता भी हूँ, और कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है सिर्फ ठगने का काम किया जा रहा है। ना अल्पसंख्यक खुश है, ना हमारे नौजवान खुश है। बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है, किसी भी मुद्दा पे लड़ाई लड़ ही नहीं रहा, सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ाई लड़ रहा है। कहाँ से जीत पाएगा? लोग समझ चुके हैं ये ठगने का काम कर रहे हैं, और सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन हर जगह से जीत रही है। हमारी उम्मीदवार यशस्विनी साहब भारी मतों से विजय बनेगी, और हमारा देश के हालत बदलने वाला है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले, राहुल गांधी जिंदाबाद। ये जो लोकसभा का महापर्व आया हुआ है, तमाम लोग मीडिया से लेकर लोग परेशान हैं
आप देख रहे हैं जिस तरह से 10 साल में जो मोदी जी ने जितना भाषण दिया खाली, क्या इस बार जो कह रहे 400 पार, तो इस बार हम लोग को ये खासकर मुसलमानों को मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि आप 25 तारीख को ज़रूर निकले। वोट, आपका वोट ही केंद्र में हम लोग को संविधान को बदलना से रोक सकता है और लोकतंत्र को ख़त्म होने से बचा सकता है। तो ये मुसलमान को देखना होगा, सोचना होगा कि जिस तरह मुसलमान हम लोग खाली आज गोश्त खा के, मछली खा के, अंडा खा के जो सोए रहते हैं, इसको छोड़ना होगा। और तमाम लोगों को मैं बता दूं, अपने घर से जितने भी लेडीज से जो उस लायक है वोट देने के लायक, अगर आपका वोट का जो भी प्रॉब्लम है आप पहले पता कर लीजिए और इसको जानकारी लीजिए और वोट जरूर दीजिए। 25 तारीख को मैं अल्पसंख्यक अध्यक्ष हूँ, तमाम जेएमएम की तरफ से मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ, खासकर हिंदपीढ़ी के लोगों को, क्योंकि मैं खुद भी हिंदपीढ़ी का हूँ, कि मैं यही अपील करता हूँ कि आप 25 तारीख को वोट के लिए जरूर निकले, एक एक आदमी निकले और वोट दे, और मोदी को ये वोट का चोट से हम लोग हटाने का काम करेंगे। हम लोगों ने पूरा हिंदपीढ़ी, खासकर वार्ड नंबर 23, वार्ड नंबर 22 ने अपने प्रत्याशी यशस्विनी सहाय से तो अपनी मूल समस्या है जो हमारी, जो जल का समस्या है, सफाई का समस्या है, हॉस्पिटल का समस्या है, मैदान का समस्या है, उन समस्याओं, तमाम समस्याओं से उनको अवगत करवाया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जैसे मैं जीत कर आऊँगा इन तमाम समस्याओं को पूर्ण रूप से इन्हें समाप्त करूँगा। उनकी और हम लोगों की ख्वाहिश है कि हमारे लोकप्रिय सांसद, पूर्व सांसद जो रहे हमारे माननीय आदरणीय और ख़ासकर हिंदपीढ़ी के गार्जियन श्री सुबोध कांत सहाय जी की जो प्रत्याशी है, उनकी सुपुत्री सुश्री यशस्विनी सहाय, मैं उनको दुआ करना चाहूँगा अपने तमाम हिंदपीढ़ी की तरफ से कि वो जीत कर आए। हिंदपीढ़ी के गार्जियन कह रहे हैं, पर कह रहे क्या करके दिए अब तक हिंदपीढ़ी के लिए? बिल्कुल, जब मुझे अपनों ने ही लूटा, हमारा ही घर में बहुत कुछ की कमी है, तो अभी हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि जो बीजेपी को हराएगा उसके आधार पर हम लोगों उनको वोट देंगे। यशस्विनी के आने से कुछ बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। आज पूरे हिंदुस्तान में बदलाव की लहर दौड़ रही है। खाली जी वर्षों पुराना सपना पूरा होने जाएगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, सपना एकदम हकीकत में बदलेगा। अल्पसंख्यकों के क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं सुबोध जी और यशस्विनी जी, अल्पसंख्यकों से तो वोट ऐसे ही मिल रहा, क्या मकसद है? बहुसंख्यकों की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, जब प्रथम चरण हुआ था, शुरू में जब प्रथम चरण हुआ था, उस समय 102 सीटों की मतदान हुई थी। उस समय जो रेशियो था, वोटिंग परसेंटेज था, करीबन हर लोकसभा में 30% 35% का वोटिंग हुआ था। उसी समय से बीजेपी का जो जुमला था वो एक ही कम्युनिटी को टारगेट करने लगा। पहले चरण के बाद वो सिर्फ एक ही कम्युनिटी को, मुस्लिम को टारगेट करने लगा कि जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी उनका जगह है, इतना तक कि बोला गया था कि जितने भी हमारे बहुल संख्यक के जो महिलाएं, उनका मंगलसूत्र बेच दिया जाएगा। ये सब बातें हमारे एक प्रधानमंत्री के ज़बान से ये आवाज़ें निकल रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि पहला चरण जैसे प्रथम चरण समाप्त हुआ, उनकी आवाज़ में तब्दीली आई। वो एक एजुकेटेड लेडी है, लॉ पढ़ाई कर चुकी है और सोशल वर्कों से वो हमेशा संबंध बनाई हुई थी, क्योंकि एक राजनीतिक फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये कोई हमको नहीं समझ में आता है कि ये प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि ऐसे फैमिली से बिलोंग करती है कि जिन्होंने रांची ही नहीं, हिंदपीढ़ी ही नहीं, बिल्कुल परिवार वाली। अगर पारिवारिक बात करेंगे तो आप बीजेपी में देख लीजिए, बीजेपी जो करेगी वही करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल वो बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं आप बात कह रहा हूँ कि वो नई लेडी है, वो नए के जगह में पुरानों को ना काम मिलना चाहिए था, मौका मिलना चाहिए था। बिल्कुल वैसा ऑप्शन कांग्रेस पार्टी ने रखा था, बहुत से लोगों का नाम आया था, लेकिन वो लोग बैकफुट चले गए। तो पहला में यशस्विनी सहाय का नाम जब चयन हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने उनको मौका दिया है, तो वो स्वीकार। भाजपा वाले चुटकी ले रहे हैं, कह रहे हैं कि यशस्विनी सहाय को तो उठा दिए, मगर पुराने दिग्गज हैं यहाँ पर, उन लोगों को नहीं किया। कहीं ना कहीं वही लोग नैया डुबाएंगे कांग्रेस। इसीलिए संजय सेठ और सीपी सिंह जो है टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है जिस तरह से लोगों ने आपसी भाईचारगी हम लोग जो आपस में दिखा रहे हैं, ये बताने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग बहुत इस पे हमारे लड़के भी काम कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है
कि यशस्विनी जी जो हैं बहुत अच्छी काम करेंगी, एजुकेटेड लेडी हैं और वो लॉ भी की हुई है उनको और सोशल वर्कर भी है, तो हमें उम्मीद है कि हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। सबसे पहले तो आप मीडिया लोगों को बधाई देते हैं कि आपने आज सवाल पूछा। आपने आज जो हिंदपीढ़ी के समस्याओं को लेकर आपने उनसे जो सवाल किया, ये आप लोग सब बधाई के पात्र हैं। आप जब सवाल उठाएंगे तो जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और आज उन्होंने जो आपने उनके सामने बात रखी वो बहुत हिंदपीढ़ी का जो समस्या से उनको रूबरू करवाया और उन्होंने जो जवाब दी है कि हाँ हम लोग जीत करके आएंगे इंशाअल्लाह ताला, तो हम लोग वक्त पर काम करेंगे। तो अब उसको इंतज़ार करना है। अब रहा सवाल कि आज जिस तरह से सवाल आ रहे हैं कि अश्विनी साहब, तो मैं इस बात को यकीन करता हूँ कि एक बेटी मैके और ससुराल दोनों संभालती है, तो मुझे यकीन है कि जो बेटी मैके और ससुराल संभालेगी तो रांची लोकसभा भी संभालने में हमको लगता है कि वो सक्षम है और परफेक्ट है। लेकिन अब उनको तमाम समाज के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, आदिवासी हो, उन तमाम लोगों की समस्याओं को लेकर रांची को आगे ले जाना है और अब परमानेंट में अपनी आवाज़ को बुलंद तरीके से रखना है। और एक बात और आखिरी, आप तमाम चैनलों के माध्यम से कि 25 मई को जिस तरह से आप अपने घरों से निकल करके आप अपना वोट जरूर से ज़रूर मारें और आप अपना भीड़ को दिखाएं और करें।